अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ समीर जावेद और आज मैं आपको हम लाइव स्ट्रीम कर रहे होंगे जिसमें मैं एक बेसिक एमएस प्रोजेक्ट की इंट्रोडक्शन दूंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या इस टूल्स इस्तेमाल करते हुए हम लोग एमएस प्रोजेक्ट का एक बेसिक सा प्रोजेक्ट प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले तो फेमिलियराइज कर लेते हैं इंटरफेस से अपने आप को। ये मेरे पास एमएस प्रोजेक्ट का वर्जन 2013 खुला हुआ है और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे पास व्यूज़ मौजूद हैं, इसमें आप गैंट चार्ट देख सकते हैं, नेटवर्क डायग्राम, रिसोर्स शीट और ये सारी चीज़ें आप देख रही हैं। आपको इसको हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएंगी। बाकी हमारे पास बेसिक फीचर्स हैं, यहाँ पे आप सारी फ़ॉन्ट्स की सेटिंग्स और ये सब इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिसोर्सेज की टैब होती है जिसमें कि हम अपनी रिसोर्सेज से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो उनको डिफ़ाइन करते हैं या उनको ट्यून करते हैं। रिपोर्ट का एक बहुत अच्छा फीचर है जिसमें प्री बिल्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट से रिलेटेड जहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन एंटर करनी होती है वो प्रोजेक्ट की टैब में होती है। इसमें हम स्टार्ट ऑफ करते हुए अभी इसी से स्टार्ट करेंगे। व्यू के अंदर आपके जो करंट व्यू है उसमें आप फिल्टर्स लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और फिर जो भी आपका सेलेक्टेड आइटम है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी होता है कि आप उस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन एंटर करें। तो प्रोजेक्ट की टैब के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ये बताती है कि ये प्रोजेक्ट जो है इसमें क्या-क्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो इसमें आपको प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले तो हम बताते हैं कि प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट क्या है। लेट्स से हम अपने प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट 1 जनवरी से रखते हैं। करंट डेट वो दिखा रहा है आपको कि इस वक्त 6 दिसंबर है। फिनिश डेट वो खुद कैलकुलेट करेगा। स्टेटस डेट आप सेट कर सकते हैं कि मुझे प्रोजेक्ट की स्टेटस किस डेट को जनरेट करनी है। लेट्स से कि अगर मैं फर्स्ट को स्टार्ट कर रहा हूं तो आई वांट माय स्टेटस ऑन 29। अच्छा, प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग जो है ये बताता है कि आप प्रोजेक्ट जो है आप किस दिन से शेड्यूल करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट से या प्रोजेक्ट की फिनिश डेट से। या उस वक्त डिपेंड करता है कि अगर आप रिवर्स टाइमलाइन डिफ़ाइन कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट फिनिश से आपकी कैलकुलेशंस होती हैं, वरना यूजुअल प्रोजेक्ट्स में स्टार्ट डेट के लिहाज से हमारी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शेड्यूल होते हैं। इसके अलावा जो सिस्टम में आपने कैलेंडर्स क्रिएट किए हुए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एमएस प्रोजेक्ट में 3 कैलेंडर्स होते हैं जिसमें स्टैंडर्ड होता है जो कि 8 आवर्स वर्किंग आवर्स के लिहाज से कैलकुलेशंस कर रहा होता है 5 डेज़ अ वीक। इसके अलावा 24 आवर्स का होता है जो कि आपके 7 डेज़ अ वीक 24 आवर्स की होती है और फिर नाइट शिफ्ट का होता है जो नाइट टाइमिंग्स के लिहाज से होता है। तो हम यूजुअली यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जिसमें कि 8 वर्किंग आवर्स 7 डेज़ अ वीक, 5 डेज़ अ वीक के लिहाज से हमारी शेड्यूलिंग होगी। तो ये ऊपर वाला पार्ट इज़ टोटली रिलेटेड टू प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। अच्छा, इसके अलावा हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर प्रायोरिटीज़ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग टू कीप इट सिंपल हम प्रायोरिटी मैक्सिमम रखेंगे इस वक्त, यानी कि ऑल टास्क विल हैव सेम प्रायोरिटीज़। आप इसको फर्दर जो है जब आप एनहांस्ड वर्जन्स की या एनहांस्ड प्रोजेक्ट प्लानिंग की तरफ जाते हैं देन यू कैन प्रायोरिटाइज ईच एंड एवरी ऑफ योर टास्क। ठीक है, इसके अलावा ये बेसिक डिटेल्स हैं जो कि हमने प्रोजेक्ट के हवाले से डाल दी और इसको ओके कर दिया। अच्छा, अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप प्रोजेक्ट के साथ साथ एक दफ़ा वर्किंग टाइम्स भी डिफ़ाइन कर लें, सो यू नो कि अगर आपकी कोई भी मार्क्ड हॉलीडेज़ हैं आप वो स्पेसिफाई कर दें। लेट्स से कि हम इसमें हम जो है डिफ़ाइन कर लेते हैं ताकि प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग के दौरान ये उसको अकाउंट फॉर कर दे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे इसको लेबर डे का एक मार्क छुट्टी डिफ़ाइन कर देते हैं।
डिटेल्स में आप जाके देख सकते हैं कि ये जब यहाँ पे जो भी मैं डिटेल मार्क कर रहा हूँ, ये इनको एज एन एक्सेप्शन प्रोजेक्ट प्लान में डिफाइन किया जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि ये अगर वर्किंग डे है तो इट विल बी काउंटेड एज अ नॉन वर्किंग डे, और अगर ये ऑलरेडी नॉन वर्किंग डे है तो ये सिर्फ मार्क हुआ होगा, और ये सिर्फ उस वक्त इम्पैक्ट लेगा अगर ये आप 24/7 वाला कैलेंडर यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट एम एस प्रोजेक्ट जो है वो सैटरडेज एंड संडेज को ऑफ काउंट करता है। तो यहाँ मेरे पास मैंने जब डिटेल्स पे क्लिक किया तो मुझे इसने दिखा दिया कि मेरी जो ये मैंने एक्सेप्शन डाली है जिसका नाम मैंने लेबर डे रखा है, इट विल बी सेट एज अ नॉन वर्किंग डे। तो ये प्रोजेक्ट प्लान में कहीं पे भी अगर आ रहा होगा तो इट विल बी काउंटेड एज अ नॉन वर्किंग डे, और जो भी टास्क हैं वो इससे नेक्स्ट वर्किंग डे पे काउंट हो रहे होंगे। इसके अलावा आप इसमें अगर लेट्स से ये हाफ वर्किंग डे या इस तरह से कोई लिमिटेड टाइम होता है तो वो भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे वो टाइम फ्रेम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस टाइम से किस टाइम तक ये जो है वर्किंग डे होगा। यहाँ पे हमारे पास इस तरह से बहुत सारे एरियाज़ में होता है जहाँ पे आपके पास लिमिटेड वर्किंग आवर्स होते हैं ड्यू टू एनी रीज़न। It can be due to religious region, it could be related to you know आपकी लॉकडाउन्स की वजह से, किसी भी रीजंस की वजह से आपके पास अगर स्पेसिफिक टाइम है काम करने का तो यू कैन डिफाइन इट विच इज़ लेस देन फॉर एग्जांपल 8 आवर्स। 8 आवर्स तो बाय डिफ़ॉल्ट के पास मौजूद होता है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके सर्टेन पीरियड ऑफ डेज जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स में डिफ़ाइन किए जाएँ तो आप यहाँ पे वो रेंज डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये मैंने इसको नॉन वर्किंग पे कर दिया वापस से। दूसरा मैं यहाँ पे इसके रिकरेंस पैटर्न भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। रिकरेंस का मतलब होता है कि क्या ये जो मैं एक्सेप्शन डिफ़ाइन कर रहा हूँ ये रिपीट होगा। अगर रिपीट होगा तो वो किस तरह से होगा। अभी लेट्स से कि मैं इसको ईयरली पे डिफ़ाइन कर देता हूँ कि एवरी फर्स्ट में को ये रिपीट होगा। ये उस वक्त मेरे यूज़ में आएगा अगर लेट्स से मेरा प्रोजेक्ट मल्टीपल ईयर्स पे स्पैन कर रहा है, तो उस वक्त ये मुझे बार बार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा मैं इसमें फर्स्ट सैटरडे ऑफ मे या इस तरह से भी इसको डिफ़ाइन कर सकता हूँ। मैं अभी इसको मे फर्स्ट के लिहाज से सेट करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास रेंज और रिकरेंस वो डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे रेंज ऑफ रिकरेंस भी बता सकते हैं कि हमारे पास ये स्टार्ट किस डेट से हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है, और मैं चाहता हूँ कि ये लेट्स से कि आई वांटेड टू एंड बाय 2 अकरेंसेस, यानी कि मुझे पता है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है इट्स नॉट गोना टेक मोर देन 2 इयर्स, तो मैं इस पे डिफ़ाइन कर सकता हूँ। अदरवाइज़ ये आप स्पेसिफिक ईयर के लिहाज से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं फ्रॉम द कैलेंडर डायलॉग। यहाँ पे मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ फॉर 2 इयर्स। इसी तरह से आप और भी डेज यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो भी आपकी एरिया में आपके जो प्रोजेक्ट आप लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट दैट्स इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, तो आप वहाँ की लोकल नॉन वर्किंग डेज या उसके लिहाज से उसको एडजस्ट कर सकते हैं बाय डिफाइनिंग दोज डेज ओवर हियर।
इसको शुरू में करने की सबसे ज़रूरी वजह ये होती है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम मिस हो जाता है। तो उससे होता क्या है कि आपकी प्रोजेक्ट टाइमलाइंस जो एमएस प्रोजेक्ट है वो वर्किंग डेज के लिहाज से लेके चल रहा होता है। अगर आपकी कोई भी ऐसी हॉलीडे या कोई ऐसे टाइम इंटरवल है जिसमें आपको लिमिटेड आवर्स में काम करने को पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो वो अगर आप अकाउंट फॉर नहीं करेंगे तो आपकी जो प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन है डेट्स की, वो अफेक्ट हो सकती है। तो इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू सबसे पहले कि आप पहले तो प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन डिटेल्स डिफाइन करें। उसके बाद फिर आप जो वर्किंग टाइम्स हैं अपने प्रोजेक्ट के, उसको अकॉर्डिंगली डिफाइन कर दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि ये बाद में मिस होने के चांसेस आपके मिनिमाइज हो जाते हैं। और इफ़ यू वांट तो आप जो है इसमें मज़ीद डिटेल्स बाद में भी ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शंस आप अगर लेना चाहें तो इसमें मज़ीद वो डिटेल्स दिखा देता है कि आपकी जो वर्ड कैलकुलेशन कर रहा है उसमें वो क्या क्या चीज़ें अकाउंट फॉर कर रहा है और किस तरह से कौन से डे को वो स्टार्ट ऑफ द वीक ले रहा है, कौन सा स्टार्ट ऑफ द ईयर ले रहा है, डिफ़ॉल्ट स्टार्ट टाइम कितना ले रहा है, इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू डू इट 9 to 5 तो वो उसके लिहाज से आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। आवर्स पर डे आपके कितने हैं, वर्किंग आवर्स आप किस लिहाज से अपनी जो भी आपकी वर्क फोर्स है जो काम कर रही होगी उसमें कितने घंटे आपके ऑफिशियली देर सपोज टू वर्क, और एक हफ्ते में वो कितना काम कर सकते हैं, पर मंथ कितना हो रहा है। तो ये सारी कैलकुलेशंस वो हैं जो कि एमएस प्रोजेक्ट यूटिलाइज करेगा। तो ये ऑप्शंस में जाके आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिहाज से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हम एक और हॉलीडे ऐड कर देते हैं जो कि हमारी किसी ऐसे दिन आ रही हो जो कि वर्किंग डे हो, ताकि हम इसको अप्लाई होता हुआ भी देख सकें। मैं मई 10 की डाल देता हूँ फॉर द टाइम बिंग। डिटेल्स में आप एक दफ़ा जाके, इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू डबल चेक एवरीथिंग, खास तौर पे प्रोजेक्ट बनाते हुए, क्योंकि अक्सर जो है चीज़ें मिस हो जाती हैं और कुछ चीज़ें डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे चली जाती हैं। आपकी जो डेट्स हैं वो फिर आपको बाद में जाके जब अफेक्ट कर रही होती हैं तो देन यू आइडेंटिफाई दोस। तो हमारे पास मैंने इसको लेट्स से डिफाइन कर दिया है कि ये एक ही दिन का है और ये एक ही अकरेंस के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो दैट मीन्स दिस विल बी अ वन ऑफ एक्सेप्शन। इसको मैंने ओके कर दिया तो हमारे पास प्रोजेक्ट की ये एक क्रिएट हो गई, हमारे पास स्टैंडर्ड डिटेल्स। इसके बाद हम आते हैं जो एक प्रैक्टिस है कि सबसे पहले आप जो टास्क है, दिस शुड बी योर प्रोजेक्ट नेम। क्योंकि जब हम वर्क एमएस प्रोजेक्ट के साथ काम करते हैं तो देर आर डिफरेंट आइटम्स जो कि एक टर्मिनोलॉजी वाइज आपके लिए ज़रूरी है समझना। उसमें सबसे पहले तो होता है प्रोजेक्ट नेम, देन यू हैव टास्क नेम, देन यू हैव समरी टास्क। अभी हम जिस तरह से आगे बढ़ेंगे तो ये आपको दिखेगा। अच्छा, मेरे पास जो एमएस प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें मैंने डिफ़ॉल्ट जो टास्क हैं उनको ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पे रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे टास्क मोड में जैसे मैं टास्क क्रिएट करूँगा तो यहाँ दिखेगा। तो ये मैं पहला टास्क लिखता हूँ। इसमें दो तरीके हैं वी कैन एम्प्लॉय। यहाँ पे देखें ये मुझे ऑप्शन देता है कि मैं ऑटोमेटिक करूँगा या मैनुअल करूँगा। मैनुअल पे आई हैव टू स्पेसिफाई ईच डेट एंड एवरीथिंग। ऑटोमेटिक पे अगर मैं रखूँगा तो ये ऑटोमेटिक पे ऑटोमेटिकली शेड्यूल कर रहा होगा जो भी प्रीवियसली प्रेडेसेसर है उसकी डेट के लिहाज से या प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट के लिहाज से। अगर आपने किसी भी टास्क की कोई प्रीवियस डिपेंडेंसी डिफाइन नहीं की हुई, प्रेडेसेसर मींस कि ये टास्क इससे किसी पिछले टास्क पे अगर डिपेंडेंट है तो वो हम प्रेडेसेसर्स में डिफाइन करते हैं। अगर आपने वो टास्क की कोई प्रेडेसेसर डिफाइन नहीं किया हुआ तो आप जो है उस टास्क की डेट एमएस प्रोजेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डेट डिफाइन कर रहा होगा। तो हमारे पास कोई भी टास्क डिफाइन करने का एक तरीका ये है कि जो हमारे पास ग्रिड आ रही होती है, यू जस्ट क्लिक ऑन इट और आप यहाँ पे उसको प्रोजेक्ट नेम दे सकते हैं।
ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास जो टास्क वाली टैब है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन का एक टैब होता है जो कि इसी टैब की या इसी टास्क की एक डिटेल्ड आपको इंफॉर्मेशन एंटर करने की ऑप्शन देता है। इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी मैंने नाम दिया है वो यहाँ पे दिख रहा है। मैं चाहूँ तो उसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने इसकी ड्यूरेशन डिफाइन की हुई है। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप एंटर नहीं करते, खाली प्रोजेक्ट का या टास्क का नाम एंटर कर देते हैं, तो वो कोई भी ड्यूरेशन जो है ना उसके आगे छोटा सा क्वेश्चन मार्क दिखा देता है, विच मीन्स कि ये एस्टिमेटेड आपकी ड्यूरेशन है। इसी के लिहाज से आप जो भी परसेंटेज है उस टास्क की वो यहाँ पे दिखा सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। जब आप दिस विल कम इनटू इफेक्ट जब आप कभी प्रोजेक्ट को अपडेट कर रहे होंगे अपनी टास्क की कंप्लीशन के लिहाज से, तो देन आप उसको यहाँ पे अपडेट करते हैं। ये हम आगे बढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन देखेंगे। तो कोई भी टास्क की जो मेजर इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले तो उसकी जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें उसका नाम, ड्यूरेशन, परसेंटेज है, स्टार्ट एंड फिनिश डेट्स हैं। और उसके अलावा आप चाहते हैं कि जो ये टाइमलाइन है उस पे ये टास्क दिखे। अब इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये ऊपर एक टैब दिख रही है, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट टाइमलाइन। ये एक प्रोजेक्ट की ओवरव्यू देने के लिए आपकी ज़रूरी होता है और उसमें हमारे पास ये यूज़फुल रहता है कि हम इसको वो दिखा दें कि ये टास्क यहाँ पे टाइमलाइन में डिस्प्ले होने लग जाए। दूसरा हमारे पास होता है प्रीडेसेसर्स। ये बेसिकली डिफाइन करता है कि ये पर्टिकुलर टास्क जो इस वक्त डिफाइन किया जा रहा है ये किसी टास्क पे डिपेंडेंट है या नहीं। तो अभी हम जैसे मज़ीद टास्क एक प्रोजेक्ट प्लान के अंदर डिफ़ाइन करेंगे तो ये हमें इसकी यूजेज दिखेगी। इसमें आप 2-3 चीज़ें डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें बेसिकली आप बताते हैं कि ये कौन से आईडी या कौन से टास्क पे डिपेंडेंट है। वो ऑटोमेटिकली एमएस प्रोजेक्ट उसका टास्क नेम लेकर आ जाता है, उसकी टाइप क्या है उस टास्क की, और ये इवन अगर उसमें कोई आपको डिले लग रहा है, लैग मींस डिले, तो आप इसमें वो लैग भी ऐड कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल टास्क नंबर 3 जो है वो डिपेंडेंट है टास्क 2 पे, तो उसकी हम डिपेंडेंसी डिफाइन करते हुए ये भी डाल सकते हैं कि ये 3 टास्क 2 की कंप्लीशन के 3 दिन बाद स्टार्ट होगा। तो ये इंफॉर्मेशन सारी उस वक्त डिफाइन होती है। तीसरी चीज़ होती है कि ये जो हम टास्क डिफाइन कर रहे हैं ये किन रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। अब रिसोर्स में हमारे पास मल्टीपल चीज़ें आ सकती हैं। ये लोग भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका किस टाइप का प्रोजेक्ट है। तो इसमें रिसोर्सेज में आप मटेरियल रिसोर्सेज भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें आप जो पर आपकी इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं, पर्सनल हैं, उनकी इंफॉर्मेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं। और अगर ये कोई आपकी डिपेंडेंट रिसोर्स है, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल साइट अवेलेबिलिटी या इस तरह की कोई डिपेंडेंसी है, तो वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं ताकि जब वो टास्क की कैलकुलेशन हो रही हो तो उसमें ये सारी चीज़ें एमएस प्रोजेक्ट अकाउंट फॉर करता है। इसमें हम देखेंगे मज़ीद डिटेल में कि एक रिसोर्स की किस तरह से आप यूनिट्स और कॉस्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है हमारे पास एडवांस्ड की टैब। इसमें बेसिकली आप इस टास्क से रिलेटेड डिफरेंट डिटेल्स, मज़ीद एडवांस डिटेल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये टास्क आप चाहते हैं कि कोई डेडलाइन इस टास्क की है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये नॉट एप्लीकेबल पे होता है। और कंस्ट्रेंट्स आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इस टास्क का कंस्ट्रेंट क्या है। क्या ये टास्क एज सून एज पॉसिबल आपने रखना है। जब आप एज सून एज पॉसिबल रखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि एमएस प्रोजेक्ट इस टास्क की जो भी अर्लीस्ट पॉसिबल डेट होगी ये उस पे उसको शेड्यूल करने की कोशिश करेगा। इसी तरह एज लेट एज पॉसिबल जो है, इसमें भी जो डिपेंडेंसीज और ये सारी चीज़ें हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए एमएस प्रोजेक्ट ये कोशिश करेगा कि इस टास्क की जो मैक्सिमम डिलेड डेट है वो उसके लिहाज से इसको शेड्यूल करेगा। तीसरी होती है हमारे पास फिनिश नो अर्लियर देन का कंस्ट्रेंट।
जिसमें कि आप कोई स्पेसिफिक डेट डिफाइन करते हैं। जब भी आप फिनिश नो अर्लियर देन करेंगे तो उसके बाद हमारे पास यहाँ जो कंस्ट्रेंट डेट है इसमें एक डेट डिफाइन करनी ज़रूरी होगी। तो फिनिश नो अर्लियर देन का मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि ये टास्क शुड नॉट फिनिश बिफोर अ सर्टेन डेट, तो यहाँ पे आप वो डेट डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से नो लेटर देन का आ जाता है कि ये इससे इसके बाद नहीं कंप्लीट होना चाहिए। तो ये एक है कि ये टास्क इससे पहले नहीं ख़त्म होना चाहिए, और दूसरा है कि इसके बाद नहीं ख़त्म होना चाहिए। तो इस तरह की कंस्ट्रेंट्स आप जब लगाते हैं तो ये आपकी अफेक्ट करती हैं प्रोजेक्ट की या टास्क की शेड्यूलिंग में, कि एमएस प्रोजेक्ट उस पर्टिकुलर टास्क को किस तरह से शेड्यूल करता है, और अगर कोई कंस्ट्रेंट कन्फ्लिक्ट कर रही होती है तो वो देन एंड देयर आपको इन्फॉर्म करता है कि आप जो चेंजेस करने जा रहे हैं, या हमारे पास जो इस वक्त नई एडिशंस हो रही हैं प्रोजेक्ट में, या कोई भी आप अपडेट्स कर रहे हैं प्रोजेक्ट में, तो अगर वो किसी भी टास्क की कंस्ट्रेंट से कन्फ्लिक्ट कर रहा होता है तो एमएस प्रोजेक्ट जो है ना उस वक्त आपको इंटीमेट करता है कि आपके ये वाले चेंजेस की वजह से आपका ये टास्क जो है ये कन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। तो फिर वो आपको ऑप्शन देता है व्हाट टू डू नेक्स्ट। इसी तरह से हमारे पास एक कंस्ट्रेंट है मस्ट फिनिश ऑन का, विच मीन्स कि आपके जो भी टास्क आप डिफाइन कर रहे हैं उसकी अपने डेफिनेटिव डेट दे दी है कि इस टास्क को इट हैज़ टू कंप्लीट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। इसी तरह से मस्ट स्टार्ट ऑन का है कि दिस टास्क मस्ट स्टार्ट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट, और नो अर्लियर देन एंड नो लेटर देन, जिस तरह से हम फिनिश और नो अर्लियर देन का हमने देखा था, उसी तरह से ये ऑप्शंस होते हैं। ये कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि अ पर्टिकुलर टास्क शुड नॉट स्टार्ट अर्लियर देन द डिफाइंड डेट। इसी तरह से नो लेटर देन का आता है कि कोई भी टास्क जो हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो एक सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद उसकी स्टार्ट डेट नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम इसको जो स्टैंडर्ड होता है एज सून एज पॉसिबल पे रखते हैं। इसके लिए जो हमारी कंस्ट्रेंट डेट है वो नॉट एप्लीकेबल होती है। टास्क टाइप में आप डिफ़ाइन करते हैं कि जो आप टास्क डिफ़ाइन करने जा रहे हैं वो किस तरह का है, उसकी ड्यूरेशन फिक्स है, फिक्स यूनिट्स हैं या फिक्स वर्क है। यूनिट्स हमारे होते हैं जो भी रिसोर्सेज इस पे अप्लाई हो रही हैं उनके वो कितनी हैं, क्या वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, या अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि ड्यूरेशन आपकी प्री डिफाइंड है, यू कैन नॉट चेंज द ड्यूरेशन, सो उस केस में आप फिक्स ड्यूरेशन पे रखते हैं। फिक्स वर्क इज़ बेसिकली जो कि आपकी रिसोर्सेज वर्क परफॉर्म कर रही हैं वो आवर्स के लिहाज से कैलकुलेट करा होता है। आपने उसको अगर कंसिस्टेंट रखना है कि योर वर्क शुड नॉट एक्सीड 8 आवर्स, तो फिर उसके लिहाज से वो उसको कैलकुलेट करता है। तो हम यहाँ पे फिक्स ड्यूरेशन पे रखते हुए कैलेंडर बाय डिफ़ॉल्ट जो है स्टैंडर्ड का ही होता है। अगर आप ये भी कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टास्क पे एक सर्टेन कैलेंडर अप्लाई कर सकते हैं, या एक सर्टेन रेंज ऑफ टास्क पे आप 24/7 का या नाइट शिफ्ट का, डिपेंडिंग ऑन के आप प्रोजेक्ट में किस तरह से करना चाह रहे हैं काम, या आपका प्रोजेक्ट कोई सर्टेन फेज़ है जो कि इट रिक्वायर्स 24/7 वर्क, तो आप उस पे उन रेंज ऑफ टास्क पे वो पर्टिकुलर कैलेंडर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कोड है यहाँ बेसिकली कि जो, क्योंकि ये पहला टास्क है, इसके कोई सब डिपेंडेंट टास्क होंगे तो वो WPS डिफाइन कर रहा होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक प्रोजेक्ट नेम डिफाइन किया, आपने देखा ऊपर जो टाइमलाइन है इसमें इस टास्क की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आ गई। अब मैं एक सब टास्क क्रिएट करता हूँ। अच्छा, आपने देखा कि यहाँ पे अब मैंने एक समरी टास्क के नाम से एक टास्क नेम डाला और एक टास्क 1 के नाम से डाला। अभी इसकी वजह मैं आपको समझाता हूँ। और दूसरी चीज़ आपने देखी कि यहाँ पे इसने डिफ़ॉल्ट में मैनुअली शेड्यूल पे इसको डिफ़ाइन कर दिया। अब इससे हुआ ये कि इसने कोई भी डेट इसको असाइन नहीं की। अब मैं अगर इसको ऑटो शेड्यूल पे करूँगा तो ये इसको प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट असाइन कर देगा। गुड प्रैक्टिस इज़ टू
मेक श्योर कि आपके जो टास्क हैं वो एक कंसिस्टेंट टास्क मोड में डिफाइन हुए हों। बेटर वे इज़ टू हैव इट ऑन ऑटो शेड्यूल, ताकि आपके एंड से कोई ह्यूमन एरर के चांसेस लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि एमएस प्रोजेक्ट इज़ डूइंग ऑल द शेड्यूलिंग बाय इटसेल्फ। अगर आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे यू हैव टू डिफाइन मैनुअल डेट्स, जहाँ पे अगर आप उसको ऑटो शेड्यूल पे करेंगे तो वो अपनी डेट्स के लिहाज से कैलकुलेट करेगा, देन ओनली देन आप उसको मैनुअली शेड्यूल पे करते हैं। अच्छा, अब ये टास्क है, मैं चाहता हूँ कि ये बेसिकली इस टास्क का एक सब टास्क बन जाए। तो उसका तरीक़ेकार ये होता है कि मैं इस टास्क पे आया और मैंने यहाँ पे आके ये इंडेंटेशन का एक ऑप्शन होता है, वो मैंने बटन प्रेस किया। और इसी तरह से मैं ये समरी टास्क है इसको मेन प्रोजेक्ट का एक सब टास्क बना दिया। तो मेरे पास एक हायरार्की बननी शुरू हो गई प्रोजेक्ट की। नाउ आई कैन सी कि मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसके जो पहला समरी टास्क है जिसके अंदर इट कैन बी 3-4 टास्क, टास्क नेम 2, let's say कि I define 5 tasks here और इन सब की ड्यूरेशन मैं मुख्तलिफ दे देता हूँ। ये 2 days, 3 days, 5 days, 6 days एंड 7 days। अच्छा, इसमें भी आप अगर आसानी से चाहें तो इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो इट विल ऑटो अप्लाई एवरीथिंग ऑन द रिमेनिंग टास्क। अच्छा, अब आप एक चीज़ गौर करेंगे कि जैसे ही मैंने ये टास्क की डिफ़ाइन की ड्यूरेशंस, तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क हट गया। तो जब भी आप ड्यूरेशन स्पेसिफाई कर देते हैं तो एमएस प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली उसको डेफिनेटिव ड्यूरेशन कंसिडर करके एस्टिमेटेड का जो क्वेश्चन मार्क है वो हटा देता है। अच्छा, अभी ये टास्क जो हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, तो यू कैन सी कि इनकी जो स्टार्ट डेट्स हैं वो एक ही जैसी हैं और एंड डेट्स वेरी कर रही हैं डिपेंडिंग ऑन इनकी जितनी ड्यूरेशन है। अब मैं चाहता हूँ कि ये टास्क जो हैं इनमें से कुछ पैरेलल हों, तो पहले हम सीक्वेंशियल टास्क की बात करते हैं। तो सबसे पहला टास्क तो हमारा टास्क नंबर 1 है, विच इज़ स्टार्टिंग ऑन 1 Jan और 2 दिन के वर्किंग डेज। अब आपने देखा कि ये 2 वर्किंग डेज हैं, लेकिन इट्स गोइंग अप टिल 4th। इसकी वजह यह है कि पहला वर्किंग डे इट टेक्स फ्राइडे, सैटरडे संडे इसको ऑफ काउंट करके एंड देन इट काउंट्स फॉर द सेकंड वर्किंग डे विच इज़ मंडे। तो आपकी जो डेट है वो उसने वर्किंग डेज के लिहाज से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दी। नेक्स्ट टास्क जो है हमारा टास्क नंबर 2, आई मेक इट डिपेंड। अब मैं चाहता हूँ कि ये टास्क जो है मेरा टास्क नंबर 1 पे डिपेंडेंट हो, तो इसका एक तरीका ये है कि मैं यहीं प्रेडिसेसर में ही इसकी डायरेक्ट जो टास्क मोड है वो टास्क नंबर है वो डिफ़ाइन कर दूँ। जैसे कि मैं अगर यहाँ 3 दबा के एंटर कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उस पर डिपेंडेंट कर देगा। दूसरा तरीका यह है कि मैं इस पर डबल क्लिक करके प्रेडिसेसर में गया और यहाँ पे मैंने 3 जैसे ही प्रेस करूँगा तो ये मुझे टास्क का नाम दिखा देगा जिसका मैंने आईडी टाइप किया है। एमएस प्रोजेक्ट जो है आपकी ये टास्क आईडीज़ कहलाती हैं, जो आपको मोस्ट लेफ्ट कॉलम में दिख रही हैं। ये अनएडिटेबल होती हैं, ये ऑटोमेटिकली जितने टास्क आप डिफाइन करते जाएंगे एमएस प्रोजेक्ट इनकी यहाँ पे लिस्ट दिखाता जाएगा। तो आपका कोई भी टास्क इज़ यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट्स टास्क आईडी। यहाँ मैंने टास्क आईडी 3 डाली तो उसने ऑटोमेटिकली उस टास्क नंबर पे जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद थी उसने उठा लिया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन ये करना है कि मेरा टास्क नंबर 2 जो है वो टास्क नंबर 1 पे डिपेंडेंट है। अब इसके लिए मल्टीपल चीज़ें अकाउंट फॉर होती हैं। एक तो ये है कि उसने डिटेल्स दिखा दी, दूसरी हमारे पास होती है टाइप। अब ये टाइप हमें बताती है कि ये जो टास्क की डिपेंडेंसी है इसकी टाइप क्या है। टाइप से मुराद ये है कि अब इनकी डिपेंडेंसीज एक दूसरे के लिहाज से किस तरह से हमें एमएस प्रोजेक्ट आपसे ये इन्फॉर्मेशन चाहता है कि आप उसको बताएं कि वो इनकी कैलकुलेशन को किस तरह से लेके आगे बढ़े। फिनिश टू स्टार्ट,
फिनिश टू स्टार्ट का मतलब ये है कि मेरा टास्क 1 जब फिनिश होगा, मेरा टास्क 2 उस वक्त स्टार्ट होगा। तो ये फिनिश टू स्टार्ट की एक रिलेशनशिप बनाएगा। तो ये इस केस में होता ये है कि जब भी मैं फिनिश टू स्टार्ट डिफाइन करूँगा, ये उसकी जो स्टार्ट डेट है, टास्क 2 की स्टार्ट डेट टास्क 1 की फिनिश डेट के बाद स्टार्ट होगी। इसी तरह से हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन है हमारे पास स्टार्ट टू स्टार्ट। नाउ दिस मीन्स कि मेरे दोनों टास्क, यानी कि जो टास्क 2 है, इट विल स्टार्ट अलोंग साइड विद द स्टार्ट डेट ऑफ टास्क 1। तो इनकी रिलेशनशिप स्टार्ट टू स्टार्ट की हो जाएगी। तो ये एक दूसरे के पैरेलल में स्टार्ट हो रहे होंगे। ये हमें हेल्प करता है अगर आप पैरेलल टास्क का एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, तो वहाँ पे आप ये डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है फिनिश टू फिनिश। अच्छा, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो समझने की है कि ये सारी रिलेशनशिप ड्राइव हो रही होती हैं आपकी स्टार्ट डेट और फिनिश डेट से। तो आपकी फिनिश टू स्टार्ट इज़ डिपेंडेंट ऑन टास्क 1 फिनिश एंड टास्क 2 की स्टार्ट। इसी तरह से स्टार्ट टू स्टार्ट में टास्क 1 का स्टार्ट शुड अलाइन विद टास्क 2 का स्टार्ट। तीसरी है हमारी फिनिश टू फिनिश। दिस विल मीन कि जो टास्क 1 का फिनिश डेट है वही टास्क 2 की फिनिश डेट होनी चाहिए। अब इस केस में होता क्या है कि जो ड्यूरेशंस है MS प्रोजेक्ट, उसके लिहाज से उसको एडजस्ट करेगा। मैं इस टास्क को कर देता हूँ कि टास्क 2 और टास्क 1 की फिनिश डेट सेम होनी चाहिए, तो ये इसको डिफाइन कर देगा। अब ये उस वक्त तक इसको पॉसिबल होता है ये डिफाइन करना जब हमारे पास टास्क की ड्यूरेशंस मिलती भी हों। अगर आपके एक टास्क दूसरे से ऊपर जा रहा है तो वो उसके बाद वाली डेट लेके आएगा। इसी तरह से स्टार्ट टू फिनिश जो है हमारे पास फिनिश टू स्टार्ट का रिवर्स होता है। तो हमारी जो टास्क 1 है उसकी डेट और टास्क 2 की जो फिनिश डेट है वो MS प्रोजेक्ट लाइन करेगा। अब मैंने जैसे ही डिफ़ाइन किया तो इसने मुझे फ़ौरन एक इंटीमेशन दे दी MS प्रोजेक्ट के प्लानिंग विज़ार्ड ने कि मैं जो टास्क नंबर 4 को मूव करने जा रहा हूँ, तो वो एक्चुअली करेगा क्या, क्योंकि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज़ कि टास्क 2 की जो फिनिश डेट है उसको मैं टास्क 1 की स्टार्ट डेट पे लेके जा रहा हूँ, यानी कि आई वांट माय सेकंड टास्क टू फिनिश बिफोर द टास्क 1। अब उस केस में हो क्या रहा है, सिंस मैंने प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट 1 जन रखी थी, तो ये मुझे इंटीमेट कर रहा है कि आप जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसकी वजह से आपका जो टास्क नंबर 2 है उसकी डेट, जो स्टार्ट डेट है, वो प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट से पहले चले जाएगी। तो टेक्निकली आपका बेसिकली प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले का आप एक टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये यही जानना चाह रहा है कि आप ऐसा करना चाहते हैं। इफ़ आई से कंटिन्यू तो ये उसको अलाउ कर देगा, और कैंसिल कर दूंगा तो ये, यानी कि इफ़ आई सी के आई मेड अ मिस्टेक, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रोजेक्ट स्टार्ट से पहले ही आप उसके कोई एक टास्क को एग्जीक्यूट कर दें, बट कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबिलिटी हो भी सकते हैं। यू वांट टू शो दिस कि अगर आपकी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट से पहले कोई प्री रेक्विजिट्स हैं तो आप वो यहाँ पे इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये मुझे इसको अलाउ कर देगा। ठीक है, तो इसको हम स्टैंडर्ड फिनिश टू स्टार्ट पे लेकर आ जाते हैं, तो ये इसको वापस से एडजस्ट कर देगा। अच्छा, मेरे पास ये भी बार बार जो आप देख सकते हैं ऑप्शन दे रहा है, ये आप MS प्रोजेक्ट के अंदर सेट कर सकते हैं। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू सेट इट एज, आपको ऑटो सेव करने का ऑप्शन देता रहता है ये हर एक सर्टेन पीरियड के बाद, ताकि अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट प्लान पे काम कर रहे हैं और आप उसको सेव करना भूल गए हैं, तो ये आपको एक तरह से रिमाइंडर आ जाएगा कि आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं। अच्छा, तो हमने ये टास्क की थोड़ी सी डिटेल्स देख ली। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़
पहले मैं ये सारे टास्क को सीक्वेंशियली डिफाइन कर देता हूँ। मैं टास्क 3 को डिपेंडेंट कर देता हूँ टास्क नंबर 2 पे। आई डिफाइन ID 4। अब आप ऊपर देखते जाइए, जैसे जैसे चेंजेस होती जाएंगी यू विल सी कि जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है और समरी टास्क की ड्यूरेशन है, सिंस अभी एक ही टास्क प्रोजेक्ट के अंदर दिख रहा है तो इट्स अलाइंड। जिस तरह से आपके और टास्क हम डिफाइन करेंगे तो यू विल सी कि वो किस तरह से चेंज हो रहा होगा। अभी MS प्रोजेक्ट इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहा है। अभी तक आपको सिर्फ 7 डेज दिख रहे थे, अब यू कैन सी कि ये जब डिपेंडेंसीज बढ़ती जा रही हैं तो ये उसके लिहाज से डेट्स को ऑटो कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि अब इसको पहले ये लग रहा था कि ये सारे टास्क एक साथ हो रहे हैं, तो उसने जो मैक्सिमम वाली ड्यूरेशन थी 7 डेज की वो उठाई हुई थी। अब हमने इसको बताया है कि ये सारे एक साथ नहीं, ये इंटरलिंक्ड हैं और ये सीक्वेंशियली होंगे। पहले टास्क 1 होगा, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। तो इसी तरह से जब हम ये डिफाइन करते जाएंगे, माय मिस्टेक, यहाँ पे मैं 5 किया तो ये इसको डिफाइन कर दें। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको 6 कर दूंगा इधर ही, तो ये इट विल डू द सेम थिंग। अब इसने क्या किया कि ये सारी ड्यूरेशंस को एड अप करके इसने दिखा दिया कि आपके जो टास्क हैं दे आर टेकिंग 23 वर्किंग डेज टू कंप्लीट, ऑलमोस्ट अ मंथ। तो ये जहन में रखना ज़रूरी है कि जो भी कैलकुलेशन कर रहा होता है, अगर आपने स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट का कैलेंडर रखा हुआ है तो वो वर्किंग डेज को अकाउंट फॉर करते हुए लेके चलेगा। इसी तरह से मैं एक समरी टास्क 2 मैंने क्रिएट किया। I just change it to 1 ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब मैं चाहता हूँ कि ये टास्क मैंने जो क्रिएट किया है, MS प्रोजेक्ट क्या करता है, जब भी आप एक समरी टास्क के इंटेंडेशन में चले होते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी के एक सब टास्क के तौर पे उसको क्रिएट कर देता है। आई वॉन्ट कि ये इससे बाहर हो, तो आई विल सेलेक्ट दिस टास्क। यहाँ पे मेरे पास जो आउटडेंट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इसको इस टास्क से बाहर ले आएगा। इनको मैं ऑटो सेलेक्ट कर देता हूँ ऑटो शेड्यूल पे नाउ। और मैं जिस तरह से अभी हमने देखा था ऊपर, हमने एक टास्क को इंटेंट इन किया था, यहाँ पे आप मल्टीपल टास्क को भी सेलेक्ट करते हुए सेम परफॉर्म करेंगे तो वो एक साथ उन टास्क को उसका समरी टास्क के अंदर ले जाएगा। यहाँ पे मैं इसको लेट्स से के 10 डेज डिफाइन करता हूँ और इसको मैं 4 डेज डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, नाउ एक तरह से लेट्स कंसिडर कि ये समरी टास्क 1 इज वन पार्ट ऑफ माय प्रोजेक्ट एंड समरी टास्क 2 इज अनदर पार्ट ऑफ माय प्रोजेक्ट। तो एंड आई वांट दीज टू टू बी एग्जीक्यूटेड इन पैरेलल। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी MS प्रोजेक्ट ने, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट MS प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट को जो है एज अ स्टार्ट डेट कंसिडर करता है, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट उसको 1 जैन दोनों टास्क को डिफ़ाइन किया हुआ है। नाउ आई वांट कि जो टास्क 6 है इट शुड स्टार्ट अलॉन्ग साइड टास्क 1। अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि हमारे पास अगर टास्क 1 की डेट 1 है और इसकी भी 1 है, तो अगर हम इनको नहीं भी लिंक करें तो इट शुड रिमेन द सेम। बट लिंक करना ज़रूरी इसलिए भी है कि हमारे पास अगर फॉर एनी रीज़न टास्क 1 की डेट चेंज हो जाती है, देन ये ऑटोमेटिकली हमारे पास, हमें फिर अलग अलग इनको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गुड प्रैक्टिस इज़ टू आपकी जो भी रिलेशनशिप इंटरडिपेंडेंट हैं या जो भी टास्क की इंटरडिपेंडेंसीज़ हैं वो आप जितनी पॉसिबल हो सकती हैं वो आप डिफ़ाइन कर दें। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके जो प्रोजेक्ट प्लान है उसके अंदर गैप्स कवर हो जाते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई आपकी इस तरह की डिपेंडेंसी रहती है तो जब आप प्रोजेक्ट को अपडेट कर रहे होते हैं देन यू हैव टू
कीप दैट इन माइंड कि आपने यहाँ यहाँ अपडेट करनी है। अदरवाइज अगर आपने सही प्रैक्टिस फॉलो करते हुए प्रोजेक्ट प्लान बनाया है तो यू शुड बी मेकिंग मिनिमम अपडेट्स इन द प्रोजेक्ट प्लान, और बाकी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएंगी। तो आपको ये डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि जो आपकी प्रोजेक्ट्स की रिलेशनशिप्स हैं, जो टास्क की रिलेशनशिप्स हैं, वो प्रॉपरली और जितनी डिटेल्ड आप डिफ़ाइन कर सकते हैं वो आप डिफ़ाइन कर दें। तो यहाँ पे मैंने इसको डिफ़ाइन कर दिया, एंड आई वांट इट टू बी स्टार्ट टू स्टार्ट। ठीक है, इसका हम फ़ायदा देखेंगे कि कैसे हो सकता है। और यहाँ पे मैंने इसको डिपेंडेंट कर दिया इस वाले पे। अब यू कैन सी कि ये सिंस इट्स कमिंग आउट टू बी लेसर देन 23 days, तो इसकी ओवरऑल जो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है हमारी वो उससे अफेक्ट नहीं हुई। तो MS प्रोजेक्ट विल ऑलवेज कंसिडर द मैक्सिमम जो हमारी डेट्स हैं उनको कैलकुलेट करते हुए आपकी टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन दिखा रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे अब करना चाहता हूँ। लेट्स से आई वांट कि टास्क नंबर 6 इज डिपेंडेंट, it has a start to start relationship with task 1, so they're both starting at the same date, 1st Jan. However, इनकी स्टार्ट डेट ऑल्सो सेम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि टास्क 6 जो है इट शुड स्टार्ट 2 days आफ्टर टास्क 1। तो इनकी रिलेशनशिप स्टार्ट टू स्टार्ट ही रहेगी, क्योंकि मैं फिनिश टू स्टार्ट नहीं रखना चाहता उसको, बिकॉज आई डोंट वांट टास्क 6 टू बी डिपेंडेंट ऑन द फिनिशिंग of task 1. However, I do want to make it dependent on the starting date. So इसलिए मैंने start to start का जो relationship type है वो define कर दिया dependency, और मैंने इस पे let's say कि एक दिन का lag add कर दिया। I want task number 6 to start 1 day after task 1 starts. तो यहाँ पे मैं इसको एक lag add कर दूंगा। तो मैं जैसे ही लैग ऐड करूँगा ये ऑटोमेटिकली उसमें एक वर्किंग डे का लैग ऐड कर देगा, यानी कि एक वर्किंग डे का डिले ऐड कर देगा, और उसकी स्टार्ट डेट ले जाएगा 4th of January पे, और उसकी कैलकुलेशन आगे जो फिनिश डेट की ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। MS प्रोजेक्ट की जो नए वर्जन्स हैं इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप जो भी चेंज करते हैं तो वो उस चेंज की वजह से जो डेट्स अफेक्ट हो रही होती हैं वो आपको हाईलाइट करके दिखा देता है, तो ताकि इट्स ईजियर फॉर यू टू सी के आपके चेंज की वजह से इम्पैक्ट कहाँ कहाँ है। अभी हमारा क्योंकि प्रोजेक्ट के टास्क बहुत लिमिटेड से हैं तो इट्स ईजियर फॉर अस टू सी। अगर आपके प्रोजेक्ट्स की टास्क स्पैन करते हैं 200-300 लाइन्स पे, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं। तो आप एक सिंपल स्क्रॉल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपने उसके बाद कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पे अभी हमने एक फिनिश टू स्टार्ट की डिपेंडेंसीज अभी तक देखी, और हमने स्टार्ट टू स्टार्ट की डिपेंडेंसीज देखी। तो हमारे दो सेक्शंस अभी हमने प्रोजेक्ट के एक तरह से डिफाइन किए हैं। एक सेक्शन इज टेकिंग 23 days, दूसरा सेक्शन इज टेकिंग 14 days, एंड दे आर बोथ रनिंग इन पैरेलल। तो एक तरह से हम जो पैरेलल प्रोजेक्ट डेफिनेशंस हैं अभी हमने वो देखी हैं, प्रोजेक्ट के अंदर टास्क को पैरेलल किस तरह से डिफाइन करना है, और हमने किस तरह से अगर कोई डिले या लैग ऐड करना है तो उसकी अच्छी प्रैक्टिस क्या है। तो बहुत सारे केसेस में प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन ऐड कर दी जाती है, दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट, जिसमें आप ये भी कर सकते हैं कि किसी भी डिपेंडेंसी का एक टास्क ऑल टुगेदर इंसर्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट प्लान के अंदर, और फिर उनके नंबर ऑफ डेज आप बढ़ाते जाते हैं और आपका मेन टास्क इज डिपेंडेंट ऑन दैट डिपेंडेंसी। तो दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग इट। अदरवाइज अगर कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं है एंड यू नो के टास्क आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड should have a delay or lag of certain time, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। लैग के लिए मैं आपको एक और भी चीज़ अभी बताता हूँ। लैग में एक और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि आप इसको नेगेटिव में भी डिफाइन कर सकते हैं। अब जिस तरह से हमने अभी टास्क नंबर 7 को खोला है और इसमें हमारे पास प्रीडेसेसर्स हमें दिख रहे हैं कि इट्स डिपेंडेंट ऑन टास्क नंबर 6, और इसमें फिनिश टू स्टार्ट का लैग है, फिनिश टू स्टार्ट की रिलेशनशिप है और विद 0 लैग। इसका मतलब ये है कि इट विल स्टार्ट
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टास्क नंबर 6, और जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे है उससे स्टार्ट होगा। अब लेट्स से कि आई हैव अ रिक्वायरमेंट कि मेरा जो टास्क नंबर 7 है वो एग्जैक्टली उसी दिन स्टार्ट हो जाए जिस दिन टास्क नंबर 6 ख़त्म हो रहा है। तो मैं इस लैग को नेगेटिव में डिफाइन कर दूंगा -1 में, यानी कि जो फिनिश डेट है बोथ टास्क की वो ओवरलैपिंग हो जाएगी। एक टास्क की फिनिश डेट दूसरे की स्टार्ट डेट पे ओवरलैप कर रही होगी। तो मैं अगर ये माइनस करूंगा तो ये इसने आपने देखा टास्क नंबर 7 की जो स्टार्ट डेट है वो उस पर डिफाइन कर दी। तो इसका जो रिलेशनशिप है स्टिल शोइंग फिनिश टू स्टार्ट, बट ये -1 के लैग से स्टार्ट हो रहा है। तो बेसिकली आप अगर किसी भी टास्क को ड्यूरेशन उसकी सेम रखते हुए ये चाहते हैं कि इट स्टार्ट्स अर्लियर देन इट्स डिफाइंड डेट, तो आप यहाँ पे इस तरह से इसको प्रोजेक्ट प्लान के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपकी शेड्यूलिंग में बड़े आराम से इसको एडजस्ट कर देगा। तो आपने देखा इसने टास्क 2 जो समरी टास्क है उसकी ड्यूरेशन कम करके 14 से 13 कर दी, क्योंकि हमारा टास्क नंबर 7 जो है अब इज स्टार्टिंग अर्लियर देन व्हाट इट शुड। अब हम आते हैं कि रिसोर्सेज के ऊपर, क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए रिसोर्सेज का डिफाइन करना ज़रूरी है कि जो जिन रिसोर्सेज ने इस टास्क को परफॉर्म करना है, दीज कैन बी योर पर्सनल जो काम करने वाले लोग हैं, these can be your functions जो आपके प्रोजेक्ट या आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस हैं उनकी आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं। कोई ऐसा टास्क है विच इज़ डिपेंडेंट ऑन अ कस्टमर, तो आप उस पर उनकी डिटेल्स डाल सकते हैं। अगर ये कोई ऐसी एक्टिविटी है जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो टिकट है या इस तरह की हैं, तो वो आप सारी चीज़ें यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं रिसोर्सेज में, और मैं यहाँ पे रिसोर्स मैंने बता दिया। यूनिट मीन्स के मेरी ये एक रिसोर्स है। कॉस्ट आप डिफाइन कर सकते हैं। ये अभी हम रिसोर्स की जो शीट है उसको जब रिव्यू करेंगे तो उसमें यू विल सी कि हम कहाँ पे डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इसने रिसोर्स ए को टास्क नंबर 1 से एसोसिएट कर दिया। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरी रिसोर्स ए ये वाला मेरा टास्क इट्स गोइंग टू टेक 2 ऑफ माय रिसोर्सेज। तो इसने उनकी डिटेल्स दिखा दी। अच्छा, यहाँ पे हमने जिस तरह से एक दफ़ा देखा था कि ऑप्शन आ रहा होता है समरी टास्क में, आपके पास अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें अनएडिटेबल होती हैं, जिसमें इसकी ड्यूरेशन है, बिकॉज इसकी ड्यूरेशन ड्राइव हो रही होती है आपके सब टास्क जो इसके अंदर डिफाइन हुए हुए हैं उनसे, तो इसलिए इसकी अपनी कोई ड्यूरेशन नहीं होती। इट्स ड्रिवन बाय इट्स सब टास्क। अच्छा, आप किसी टास्क को इनएक्टिव अगर डिफाइन कर देते हैं तो वो उस टास्क की कैलकुलेशन फिर प्रोजेक्ट की टाइमलाइन से रिमूव कर देता है। तो ये उस वक्त काम आता है इफ़ यू वांट टू शो कि ये टास्क मौजूद थे प्रोजेक्ट में, हाउएवर दे आर नॉट एप्लीकेबल एनीमोर। तो बजाय इसके कि आप प्रोजेक्ट के अंदर से इनको रिमूव करें, आप इनको इनएक्टिव मार्क करके इस तरह से शो भी कर सकते हैं। तो इट विल हेल्प इन शोइंग दैट दीज टास्क वर included in the project, however due to any reason now they are inactive। तो वो आपके प्रोजेक्ट की डेफिनेशन के अंदर तो मौजूद रहेंगे, बट उनकी जो कैलकुलेशन है या शेड्यूलिंग है प्रोजेक्ट प्लान की उसके अंदर ये उनको शो नहीं करेगा। अब मैं टास्क 1 को चाहता हूँ कि ये भी मेरी टाइमलाइन पे दिख जाए,
तो उसने वहीं पे दिखा दिया। मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि ये ओवरलैपिंग ख़त्म हो जाए, और टास्क 2 पे मैंने इसको भी दिखा दिया। तो यहाँ पे मेरी जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन बन रही है वो ऑटोमेटिकली मेरे लिए एक ओवरव्यू यहाँ पे मुझे दिखना शुरू हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसे टास्क हैं जो मेरे पास टाइमलाइन पे इम्पोर्टेंट टास्क को आप इवन जो ये सब टास्क हैं इनको भी मार्क कर सकते हैं इफ़ इट्स इम्पोर्टेंट इनफ। इस तरह से हमने ये अभी रिसोर्स डिफ़ाइन की। अब हम चाहते हैं बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर कि हम रिसोर्सेज की एक दफ़ा शीट को देख लेंगे, रिसोर्सेज में क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। अब ये मेरे पास जस्ट टू शो इट अगेन, यहाँ पे जब मैं रिसोर्स टैब में पहले आया, पहले हम लोग टास्क टैब में थे, अब रिसोर्स टैब में आया और यहाँ पे टीम प्लानर बाय डिफ़ॉल्ट ये दिखा रहा होता है एमएस प्रोजेक्ट। इसमें मैंने स्पेसिफिकली आके रिसोर्स शीट को सिलेक्ट कर लिया। रिसोर्स से रिलेटेड हमारे पास 3-4 चीज़ें होती हैं। रिसोर्स की यूजेज होती है। रिसोर्स शीट का मतलब यह है कि यहाँ पे आपके पास पूरी एक लिस्ट दिख रही होगी रिसोर्सेज की जो कि आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हो रही हैं। जितनी भी टाइप की रिसोर्सेज हैं अभी हम गो थ्रू करेंगे तो विल अंडरस्टैंड। दूसरी हमारे पास होती है रिसोर्स यूजेज। ये बताता है कि हमारी जो रिसोर्स हैं उनकी यूजेज कितनी हो रही है। तो ये बेसिकली आपको आवर वाइज ब्रेकअप दिखा रहा होता है। तो हम इसको भी अभी देखेंगे। इसी तरह से रिसोर्स फॉर्म होता है, जिस तरह से हमारे पास टास्क डिटेल फॉर्म होता है जहाँ टास्क इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, इसी तरह से रिसोर्स फॉर्म होता है। इसमें आप बेसिकली रिसोर्स की डिटेल्स डिफाइन कर रहे होते हैं कि रिसोर्स का नाम क्या है, इनिशियल्स अगर आपने कोई डिफाइन करने हैं, मैक्सिमम रिसोर्स के यूनिट्स क्या हैं। अच्छा, ये ऑब्वियसली जो हमारे पास मैन्ड रिसोर्सेज होती हैं यानी पर्सनल जो होते हैं वो उनके केस में ज़ाहिर है 1 ही होती है। बट अगर ये आपकी कोई मटेरियल रिसोर्स है तो आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मटेरियल है जिसकी यूनिट्स आपके पास 100 मौजूद है, तो यू कैन डिफाइन इट्स यूनिट ओवर हेयर, ताकि आपकी जब प्रोजेक्ट की यूटिलाइजेशन में जहाँ जहाँ रिसोर्सेज डाल रहे होंगे तो वहाँ पे भी ये इसकी भी कैलकुलेशन कर रहा होगा कि कितनी रिसोर्सेज आपकी यूज़ अप हो गई हैं, कितनी अभी रिमेनिंग है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास प्रीवियस और नेक्स्ट का बटन दिखा रहा है। ये बेसिकली आपकी जो रिसोर्स शीट में जितनी भी रिसोर्सेज मौजूद होंगी उनकी 1 बाय 1 आपको डिटेल्स दिखा रहा होगा। हम पहले रिसोर्स ए की डिटेल्स देखते हैं। तो यहाँ पे हमने रिसोर्स का नाम डिफाइन कर दिया, तो उसके इनिशियल्स हमने डिफाइन कर दिया रिसोर्स ए के लिहाज से, मैक्सिमम यूनिट्स हमने इसके एक ही दे दिए। अच्छा, रिसोर्स के आप अपने कैलेंडर्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक टीम है, उस टीम में यू हैव डिफरेंट पीपल वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, तो और एक ज़ाहिर है आपके जो टीम मेंबर्स हैं दे कैन बी असाइंड टू अदर प्रोजेक्ट्स और अदर आपके टास्क एज वेल, या उनकी अपनी कोई अनअवेलेबिलिटी हो सकती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसमें आप उनकी लीव्स हैं या कोई उनके और एंगेजमेंट्स हैं ऑन अदर प्रोजेक्ट्स, तो आप उनका अपना एक कैलेंडर डिफाइन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एमएस प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड कैलेंडर ही एज्यूम करता है। तो वो जब हम कैलेंडर्स को देखेंगे, कैलेंडर्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं उसमें हम देख लेंगे। तो अभी हम अज्यूम करते हैं कि एक स्टैंडर्ड कैलेंडर फॉलो हो रहा है रिसोर्स का है, तो जो भी प्रोजेक्ट का कैलेंडर है दैट्स द सेम कैलेंडर दैट विल बी फॉलोड बाय दिस रिसोर्स। स्टैंडर्ड रेट्स आप डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मच दिस रिसोर्स विल कॉस्ट। ये आपके बेसिकली जो पर आवर रेट्स हैं उसके लिहाज से होता है। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ एक डिफ़ाइन कर देता हूँ कि पर आवर रेट्स इसके ये हैं, और अगर मैं पर यूजिंग आवर्स तो आपके 8 घंटे से ऊपर, फॉर एग्जांपल से हमने वर्किंग आवर्स डिफाइन 8 घंटे किया हुआ है, 8 घंटे से ऊपर कोई काम करेगा तो उसके रेट्स डिफरेंट हो जाएंगे। प्रोरेटेड और टास्क में दिखा रहा है। प्रोजेक्ट्स में दिखाने का मकसद यहाँ पे ये है कि एमएस प्रोजेक्ट में एक अच्छा फीचर होता है कि आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक प्रोजेक्ट प्लान के अंदर डिफाइन कर सकते हैं।
तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपने एक प्रोजेक्ट प्लान के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को एम्बेड किया हुआ है, तो ये उन प्रोजेक्ट नेम्स के लिहाज से यहाँ पर दिखा रहा होगा कि ये रिसोर्स हमारी इस प्रोजेक्ट की अंदर इन्वॉल्व है और इसके ये टास्क हैं जो कि ये कर रही है। और इसके अलावा ये रिसोर्स के कितने आवर्स हमें रिक्वायर्ड हैं या कितने आवर्स एज पर माई नीड। I can define that this resource can work in night shift as well. It belongs to different group.